Hello students, welcome to my channel Class in Ants. Today we will discuss about biomass. Biomass, as you know, everything that is biodegradable and that can be decomposed automatically is termed as biomass. ठीक है, यानी वो सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाती हैं, बायोलॉजिकली गल जाती हैं, वो सब एक बायोमास की श्रेणी में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइव स्टॉक वेस्ट। लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर पालते हैं लोग घरों में। क्रॉप्स यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो निकलता है। वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है या जो हमारे किचन से निकलता है, उस तरीके की चीज़ें। फूड वेस्ट यानी जो कच्चा, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, उसके जो छिलके निकलते हैं, बची हुई जो सब्ज़ी होती है, या जो घर में पका हुआ खाना होता है, जो भी जूठन, यानी वो सारी चीज़ें जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकती हैं, वो सब क्या किया जाता है, एक एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है। एनारोबिक वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी या एब्सेंस में जब कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एनारोबिक वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि बायोगैस निकलती है और डाइजेस्टेट निकलता है। बायोगैस और डाइजेस्टेट क्या काम करते हैं? डाइजेस्टेट मतलब जब ये कूड़ा सारा जल जाता है, इसके बाद जो सारी चीज़ें बचती हैं उसको डाइजेस्टेट कहते हैं। और इसको जो बायोगैस यहाँ से निकलती है उसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये डाइजेस्टेट को अलग अलग चीज़ों में काम किया जा सकता है। इसमें मेथेन गैस निकलती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। आइए हम स्लाइड बाय स्लाइड देखते हैं कि कैसे बायोडाइजेस्टर काम करता है, कैसे बायोडाइजेस्टर काम करता है या बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़, बायोमास क्या होता है? बायोमास इज़ अ बायोलॉजिकल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सारा मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है वो किसकी श्रेणी में आता है? बायोमास की श्रेणी में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, हमारे प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी बायोमास में आती हैं। इट इज़ जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। वही चीज़ लिखी है इसमें कि जो जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे जैसे जो घास फूस जो बचती है या फसलें जब कट जाती हैं उनकी जो पराली बचती है, ये सारी चीज़ें, ये सब किस में आती हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट में आती हैं। डोमेस्टिक वेस्ट जैसे हमारे घर से कूड़ा निकलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकती हैं, जैसे फलों की या छिलके या सब्जियों के छिलके या बची हुई सब्जी या घर का जो बचा हुआ खाना होता है, वो सारा हमारा किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक वेस्ट में आ जाएगा। इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स। और मतलब इस कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली एनिमल से मिल रही हो या इनडायरेक्टली एनिमल या प्लांट सोर्स से मिल रही हो, वो बायोमास की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज अलग अलग मटेरियल के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं बायोमास के। जैसे बायोडिग्रेडेबल फॉरेस्ट का वेस्ट जो होता है, वही एग्रीकल्चरल वेस्ट। इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल हो, इंडस्ट्री में बन रही हो, वो भी यूज़ हो सकता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप का रेसिड्यू। सीवेज यानी जैसे हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है या टॉयलेट से जो गंदा पानी निकलता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें यूज़ हो सकती हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब जितना भी हम सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, अगर उसको क्लासीफाई कर दिया जाए, जो सोसाइटी में यूज़ होकर निकल रहा है, वो सब किस में आ जाता है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। एनिमल रेसिड्यू, एनिमल का जो भी आप कह सकते हैं यूरिन हो या टॉयलेट हो या मलमूत्र जो भी कह सकते हैं, वो उसको भी इसमें एज अ सोर्स ऑफ बायोमास में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं कैसे आगे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये जनरेट होता है, बायोमास कैसे जनरेट होता है। ये देखिए एक डायग्राम है जो आपको पूरा दिखा रहा है कि सन की जो एनर्जी है वो कैसे कैसे अलग अलग चीज़ फॉर्म करती है। सन से ही सिंथेटिक फ्यूल्स बनते हैं, सन से ही बायोमास का ग्रोथ होता है। भाई जैसे जितने भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इस धरती पे रह रहे हैं, वो सब उनका कॉज क्या है? सन है। उन्हीं की वजह से वो डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से वो डिकम्पोज भी करते हैं। ठीक है, जितना भी हाइड्रोकार्बन जो हम यूज़ करते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? ये सन की साइकिल से ही बनती हैं। तो सन जो है हमारा वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेस्ट। ठीक है, अब यही चीज़ जो बायोमास ग्रो कर रहा है, ये भी सन से ही एनर्जी लेके ये सड़ रहा है या आप कह सकते हैं डाइजेस्ट हो रहा है, और यही फिर अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया था एनारोबिक आपका रिएक्शन होता है। एनारोबिक रिएक्शन जो भी होता है, वहाँ एनारोबिक रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है या कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो बायोगैस क्या है? मिक्सचर है कई सारी गैसों का
जो कैसे मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर को जब ब्रेक डाउन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रीजनली अवेलेबल रॉ वेस्ट एंड रिसाइकिल्ड वेस्ट। बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, रीजनली अवेलेबल जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र में जो रॉ वेस्ट, कच्चा एग्रीकल्चरल वेस्ट है या रिसाइकिल्ड वेस्ट है, उससे उत्पन्न की जा सकती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज, म्यूनिसिपल एंड ग्रीन वेस्ट विद बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। कोई भी चीज़, जब खाने वाली कोई भी चीज़ होती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है, एनिमल या प्लांट वेस्ट जो होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट आ जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, वो बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करने लगते हैं, यानी अगर हम देसी भाषा में कहें तो उसे एक तरीके से सड़ाने लगते हैं। और आप देखो, अगर कोई भी चीज़ या घर में कोई कूड़ा ही या सब्ज़ी आप ढक के रख दो बहुत दिनों के लिए, तो उसमें एक अजीब सी उमस और अजीब सी गैस निकलने लगती है, बदबूदार गैस निकलने लगती है। उसी तरीके का कुछ प्रोसेस हमारे डाइजेस्टर में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं टिपिकल कंपोजिशन की। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है हमारे उसमें, जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये टोटल हमारा टिपिकल कंपोजिशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे मीथेन है। मीथेन क्या होती है, मार्श गैस बोलते हैं उसको, या नम गैस भी बोलते हैं। मीथेन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में निकलती है, 50 से 75%, जो कि फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 25 से 50%। ये जो कंपोजिशन है ये जनरल कंपोजिशन है, डिपेंड करता है कि आपने इनपुट में क्या चीज़ डाला हुआ है अपने डाइजेस्टर में, या बायोगैस का जो प्लांट अभी जिसके बारे में हम बताएंगे उसमें क्या चीज़ डाला हुआ है। नाइट्रोजन निकलती है 0 से 10%, हाइड्रोजन निकलती है 0 से 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है 0 से 3%, और ऑक्सीजन 0% ठीक है। यानी ऑक्सीजन का वैसे भी वहाँ पे एब्सेंस है, एनारोबिक कंबशन हो रहा है, एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, इसके वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो यहाँ पे ये सारी गैसेज निकलती है। इसमें जो प्रमुख गैस है वो हमारी मीथेन है। मीथेन को ही हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा भी होगा अपने गांव वगैरह में, इस प्लांट को कहीं कहीं लगे हुए देखा होगा, बहुत पहले काफ़ी लगे थे, सरकार की योजना आई थी तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बायोगैस पावर प्लांट क्या होता है। बायोगैस इज़ अ प्रैक्टिकली प्रोड्यूस लैंड फील्ड गैस, जो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है और ज़मीन के नीचे से निकलती है। ठीक है, यानी वही जो डाइजेस्टर हम बनाएंगे ज़मीन के नीचे, उसी में से निकलती है। बायोगैस पावर प्लांट इज़ यूजुअली अ डाइजेस्टर विच ट्रीट्स सीवेज एंड क्रॉप वेस्ट। ये क्या होता है, एक डाइजेस्टर होता है, एक तरीके का डाइजेस्टर मैंने बताया, जब ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ भी डाल के हम सड़ाते हैं या गलाते हैं मैनुअली, उसको डाइजेस्टर बोलते हैं। ट्रीट सीवेज एंड क्रॉप वेस्ट, जो हमारा गंदा पानी है घरों से निकल रहा है वो, या क्रॉप का जो वेस्ट है या जो एनिमल का वेस्ट है, उसको ट्रीट करता है। दीज वेस्ट मटेरियल आर फेड इनटू एयर टाइट टैंक फॉर देयर प्रोसेसिंग। ये वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, एक एयर टाइट टैंक में डाल दिया जाता है। ठीक है, जितना भी हमारा कूड़ा कचरा निकल रहा है वो डाल दिया जाता है। कैसे डालते हैं भी हम आगे देखेंगे। द टैंक प्रोड्यूसेस मीथेन गैस विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। मीथेन गैस ये प्रोड्यूस करता है जिसको कोई डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैंने बताया था मीथेन जो होती है वो ज्वलनशील गैस होती है, तो इसे आप खाना बनाने के लिए या किसी भी पर्पज़ में जैसे आप चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टाइप के बेसिकली आपके प्लांट होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट और एक होता है फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। यहाँ हम फ्लोटिंग ड्रम टाइप की बात कर रहे हैं। इसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप देखिए ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ज़मीन है, ग्राउंड है, और उसके नीचे एक इस तरीके का डाइजेस्टर बनाया गया है, इस तरीके का एक गड्ढा खोदा गया है जिसके ऊपर एक ऐसा मेटेलिक डोम लगा हुआ है। डोम मतलब गुंबद नुमा चीज़ लगी रहती है, गोल चीज़ लगी रहती है, ये इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है। अब आप देखिए एक इसका यहाँ पे इनलेट टैंक है, यहाँ पे ये इनलेट टैंक है, इसमें क्या डाला जा रहा है, स्लरी मतलब वो सारी वेस्ट जो है वो, और वाटर ऐड किया जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये उससे क्या होगा, ये घुल के सारा पानी के साथ, और ये इस वाली पाइप के थ्रू यहाँ डाइजेस्टर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सड़ना चालू होगा, गलना चालू होगा। तो जब ये चीज़ जब सड़ेगी तो इसमें से गैस जो होगी वो राइस करेगी, और जब ये सड़ जाएगा, जब फर्मेंट हो जाएगा, तो ये भी जो मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है ये भी मटेरियल हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से ये भी गैस के साथ साथ राइस करने लगता है। तो गैस तो एस्केप होकर यहाँ इकट्ठा हो जाती है, और ये क्या करता है, ये दूसरे टैंक में चला जाता है, क्योंकि हम फ्रेश इसके अंदर स्लरी हमेशा डालते रह रहे हैं, हमेशा हम इसके अंदर फ्रेश स्लरी डाल रहे हैं। यहाँ से फ्रेश स्लरी आ रही है, क्या होगा, फ्रेश वाली जो होगी वो भारी होगी, वो नीचे चली जाएगी, और जो लाइट होगी वो यहाँ से निकल के यहाँ चली जाएगी, और इसी तरीके से ये बाहर की तरफ भी डिपॉजिट हो जाएगी।
इस पाइप के थ्रू इसको बाहर निकाला जा सकता है। अब ये यहाँ स्पेंट स्लरी जो ये आप देख रहे हैं, स्पेंट स्लरी जो निकल रही है, इसे हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो पेड़ पौधे हैं जो या जो खेती के लिए यूज़ होती है खाद, उसमें भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग कंपोनेंट दिखाए हुए हैं। यहाँ पे एक गैस वॉल लगाई गई जहाँ से बायोगैस निकलेगी और यहाँ से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के पास लगा सकते हैं, घर के बगल में लगा सकते हैं, और यहाँ से पाइप से इसका कनेक्शन ले सकते हैं डायरेक्टली। आप चूल्हे में लगा सकते हैं या अपने बर्नर्स में लगा सकते हैं, जिसमें भी लगाना चाहें। जहाँ भी हमें इसका इस्तेमाल करना हो वहाँ पे इस पाइप के थ्रू भेजी जा सकती है। ठीक है, अब ये देखिए यही सारी चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक ऐसे ब्रिक से बनाया जाता है ये, और इसके ऊपर जो होता है वो गुंबदनुमा चीज़ जो फ्लोटिंग होती है। जैसे इसमें गैस हो जाती है तो ये राइज़ कर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसके बाद लगातार हम इसमें से स्लरी डाल रहे हैं, तो इसके अंदर लगातार स्लरी डाल रहे हैं तो वो गैस का फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर साइकिल एक चलती रहेगी। ठीक है, लगभग इसी तरीके का हमारा फिक्स डोम टाइप भी है। ये फिक्स डोम टाइप हमारा फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। इसमें हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें भी बस ऐसा है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा चेंज है, कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा उससे अलग है। बाकी कोई मेजर चेंज इसमें नहीं है, सारा प्रोसेस लगभग उसी तरीके से होता है। इसमें भी एक इनलेट टैंक बना हुआ है, इनलेट चैम्बर से डाल रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा पाइप के माध्यम से डाल रहे हैं। उसमें बस ये है कि थोड़ा सा स्लरी जाने में और बाहर निकलने में कभी हो सकता है कोई चीज़ बड़ी हो वो उसके पाइप में फंस जाए, तो उसके लिए यहाँ से इसको थोड़ा इम्प्रूव्ड वे में बनाया गया है। जो आप अभी आपने फिक्स फ्लोटिंग डोम वाला देखा, उससे थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन अलग है, बाकी सारा इसका प्रोसेस उसी तरीके से होता है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें बीच में यहाँ पे पार्टीशन था, यहाँ पे पार्टीशन नहीं है। यहाँ पे पूरा टैंक जो है वो इनलेट और आउटलेट के हिसाब से बना दिया गया है। इसमें जो स्पेंट स्लरी है वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ से स्लरी आएगी और यहाँ से स्लरी निकल जाएगी। गैस जो है वो आप जानते हैं गैस हल्की होती है, तो वो स्केप आउट हो जाएगी उनके बीच में से निकल के, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से इसको कंज्यूम कर लिया जाएगा जैसे उसमें हम करते थे। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। लगभग दोनों चीज़ें ऐसी थी, बस उनके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस था। ऐसी है, इसके बस कंस्ट्रक्शन में जो बनाने का तरीका है उसमें डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है इसके। तो इसके जो मेन एडवांटेज है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि हमारे गांव वाले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल वेस्ट खूब निकलता है, और हमारे घर से भी जो वेस्ट निकलता है ईज़िली वहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कूड़ा कचरा जो हमारा वेस्ट जा रहा है उसी से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, वो हमारे अपने पैसे बचा सकते हैं। इंडिजीनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमारे अंदर ही हमारे घर के अंदर ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब क्या है, वो जो सारे हम जैविक खाद बना रहे हैं उससे जो उसका स्पेंट स्लरी है वो जैविक खाद में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वही क्या हो रहा है, स्पेंट स्लरी हमारा वो उसमें यूज़ होने लग रहा है। किस में यूज़ होने लग रहा है, हमारा जो आपका खेत वगैरह है उसमें इसका इस्तेमाल जैविक खाद का यूज़ कर सकते हैं। आप जैविक खाद को बेच भी सकते हैं, पैकेटाइज करके उसको बेचा भी जा सकता है। मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड भी है जैविक खाद की, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको कहते हैं। लेसर एमिशन देन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है कि फॉसिल फ्यूल्स में जैसे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं, इसमें से उतने हार्मफुल मटेरियल नहीं निकलते हैं जब ये गैस जलती है। तो हेल्प्स टू कमर्शलाइज यूज़ ऑफ बायोमास। बायोमास जो हमारे यहाँ बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी समस्या आती हैं, किसान जला देते हैं या वो करें भी क्या, उसका जलाए ना, तो अब वो चीज़ हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो उसमें वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, और एग्रीकल्चरल वेस्ट बार बार क्रिएट होता रहेगा और बार बार वो हम उसके अंदर डाल सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, इसकी बात डिसएडवांटेज की बात करते हैं थोड़ी सी। डिसएडवांटेज क्या है, हाइयर इनिशियल कॉस्ट। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, मतलब थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ सकता है, उसमें आपका खर्चा लग सकता है शुरुआत में। हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस भी आपको इसकी करनी है, क्योंकि आपको रेगुलरली उसके अंदर कचरा डालते रहना है, जो वेस्ट एग्रीकल्चरल मटेरियल है या जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है वो डालते रहना है, उसको मैनेज करना है। मतलब आपको इसको चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कंटिन्यूसली उसमें से जो सड़ा हुआ मटेरियल जो स्पेंट स्लरी है उसको रिमूव भी करना है, उसको खाद के रूप में बनाना है, सुखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इसमें थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। लॉस ऑफ हीट थ्रू दी गैस होल्डर, इसमें क्या होता है, जो गैस होल्डर है उस गैस होल्डर में से, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन के नीचे डाइजेस्टर लगा होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, तभी वो चीज़ें जल्दी फर्मेंट करेंगी, जल्दी सड़ेंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हीट का जो गैस का होल्डर होता है उसमें कोई गैप होने की वजह से या कुछ होने की वजह से गैस और हीट का लॉस होता है। गैस प्रेशर इज़ वेरिएबल। अच्छा, अब ये जो उसके अंदर हम कचरा डाल रहे हैं उसका जो सड़ना है वो बहुत ज़्यादा मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो कभी कभी तो गैस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी गैस का फॉर्मेशन बहुत कम हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कैसा मटेरियल डाल रहे हैं। रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल फॉर कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया कि आपको एक स्किल्ड ऑपरेटर या बहुत ही अनुभवी आदमी से इसका कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ा सा आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मगर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कुल मिला के तो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे कि हम अपने घरों में या अपने फार्म हाउस में इंस्टॉल करा सकते हैं कि हमारी रेगुलर एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्लास इन हैंड। यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके कमेंट करें और अपने सजेशन दें, जिससे मैं अपने चैनल को और अच्छा बनाऊं और आपके रिलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करूं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग क्लास इन हैंड्स।